नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 के इलेक्शन में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अपनी अपनी तैयारी में राजनीतिक दल जुट चुके हैं। नेता भी अपने आप को भी मजबूत कर रहे हैं और पार्टी को भी मजबूती दे रहे हैं। लेकिन किसकी रणनीति चुनाव को लेकर क्या है, 24 की खबर में यही तो हम बताते हैं। तो चलिए आज फिर से खबरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब भी जरूर देखा जाएगा और इसी पर संबोधन रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, क्योंकि उनकी सरकार है। इसलिए राष्ट्रपति ने अपनी सरकार के बारे में ये कहा है कि सरकार लगातार विकास कर रही है, आतंकवाद हो या फिर विस्तारवाद हो। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं आज जैसे काम कर रही है वैसा काम कोई भी देश या किसी भी देश की सेना नहीं कर सकती। जो नीति है वो दिख रही है। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण दिखाई दे रहा है। मेरी सरकार आज पूरी सीमा पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। एक काम बहुत पहले ही प्राथमिकता के आधार पर हो जाना चाहिए था। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे हो तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। अब जो लग रहा था वैसा ही हुआ है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अभिभाषण था उस पर राजनीति शुरू हो गई और विपक्ष ने खूब निशाने साधे। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक कह दिया कि राष्ट्रपति का भाषण केवल पीएम मोदी और उनकी सरकार की प्रशंसा के बारे में ही था। ये एक प्रोपेगेंडा था, पीएम मोदी के लिए विज्ञापन था। करके दिए थे, उन्होंने वही सब अपने शब्दों में और उनके जो भी कार्यक्रम थे वो उन्होंने कहा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल मोदी जी का गुणगान गाना और अपने अब संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस के सांसद लगातार आलोचना करते नजर आए हैं। गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने भी ये कहा है कि भारत की जो वास्तविक सच्चाई है उसकी झलक हमें राष्ट्रपति के वक्तव्य में नहीं दिखाई थी। जो ऐतिहासिक महंगाई, बेरोजगारी है उसकी झलक भी हमें नहीं दिखी। ऐसा लगता है कि मानो सरकार ने देश की सच्चाई को छुपाने की बड़ी कोशिश की है। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था, बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाई गई हैं सरकार की तरफ से, क्या कहना है सर? देखिए, भारत की जो वास्तविक सच्चाई थी उसकी झलक आज हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी की वक्तव्य में नहीं दिखाई दी। जो ऐतिहासिक महंगाई है, ऐतिहासिक बेरोजगारी है, समाज में विभिन्न जो अशांति का वातावरण। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में अयोध्या, राम मंदिर, इन दोनों का जिक्र हुआ है और कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने भी ये कहा है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर का जिक्र आया तो सोनिया गांधी ने भी इसका स्वागत किया। राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस की भी मांग थी। उन्होंने किया और जिसपे राम मंदिर का तो प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी पास किया है कि हम भव्य राम मंदिर चाहते हैं। राम मंदिर का हम कोई विरोध करते ही नहीं। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के पक्ष में, उसका स्वागत किया हमेशा। आज भी जब ये हुआ हम लोगों ने मेज थपथपाई। जब राम मंदिर की बात राष्ट्रपति जी ने की, सोनिया जी ने मेज थपथपाई, उसका स्वागत किया। तो हम राम मंदिर के विरोध में तो है ही नहीं। उस दिन का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम जिस ढंग से आयोजित किया जा रहा था, राजनीतिक पार्टी का एक कार्यक्रम बना के, उसको लेके सिर्फ इन लोगों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये तक कह दिया कि कुछ लोग आदतन हुड़दंग करते हैं। कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में
सबने अपना अपना कार्य किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण और अंतरिम बजट पर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि 10 साल पहले पीएम ने कई वादे किए थे, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। जब उन्हें काम के आधार पर वोट नहीं मिल रहा तो वे अब वोट पाने के लिए भगवान राम का नाम ले रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 87 के तहत सरकार एक भाषण तैयार करके देती है और वो राष्ट्रपति जी को पढ़ना होता है। उम्मीद थी कि सरकार 10 साल खत्म हो रहे हैं उनके, तो जिन बातों पे उन्होंने वोट बटोरे थे उनके 10 साल के बाद उनकी सिद्धियां गिनाएंगे। मुख्य मुद्दे देखे तो 10 साल पहले इसी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मित्रों 2 करोड़ नौकरियां हर साल खोलूंगा। आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आया कि सिर्फ कुछ लाख नौकरियां दी हैं। देश के बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब पूर्ण बजट नहीं रखा जाता। हम भी उसी परंपरा का पालन करते हुए नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट लाएंगे। कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने INDIA गठबंधन को लेकर बयान दे दिया और ये भी कह दिया कि हमने पहले ही कहा था कि ये नाम ठीक नहीं है। अब हालत आप देख सकते हैं, उन लोगों ने एक काम भी नहीं किया है, आज तक सीट शेयरिंग नहीं की है। हम जिनके साथ पहले थे आज उन्हीं के साथ आ गए हैं, अब विकास के काम जरूर करेंगे। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। हम आप सोच लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी की तरफ से भी बयान सामने आया। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बयान देते हुए ये कहा है कि नीतीश कुमार ये सब कुछ कह रहे हैं खुद या फिर कहलवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर कहा कि मैं हर बैठक का साक्षी रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, नहीं तो कई चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। नहीं मानता, कास्ट सेंसस तेजस्वी जी और लालू जी का आइडिया था। नीतीश कुमार जी वॉज अ लेट कमर, लेट ज्वाइनर। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की चुप्पी हुई, फिर भी हमने किया, और उसके करने के पश्चात आज पूरे देश में उसका ट्रैक्शन हुआ। फिर कांग्रेस ने भी हमारे साथ एफिलिएट किया। ये वो मसला है। रही बात इंडिया गठबंधन का नाम बदलना, नीतीश जी कह रहे हैं या कहवाए जा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर मीटिंग में साक्षी रहा हूं, और चूंकि हर मीटिंग में मैं साक्षी रहा हूं तो अभी में ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, कई चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। नहीं मानता, कास्ट सेंसस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब आरजेडी राज था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था क्या?
जब हम 2005 से सत्ता में आए तब से काम शुरू हुआ है। हमें ये पता है कि कुछ लोग अपना प्रचार करते हैं, लेकिन ये भी याद करें कि हमने कितना काम किया है। आज के बाद 6 से अब पढ़ाई कैसी होती सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहां से आगे जाता था, क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसकी चर्चा देश की राजनीति में है। INDIA गठबंधन को बड़ा झटका तब भी लग गया था जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दूरी बनाने का ऐलान कर दिया था पश्चिम बंगाल में। अब कांग्रेस के पास विकल्प क्या है, ये कांग्रेस जरूर मंथन कर रही होगी। क्या ये INDIA गठबंधन कामयाब होगा, नहीं होगा, ये सवाल बड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस के सांसद भी लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वहीं कांग्रेस के नेता भी अब अपनी ओर से नीतीश कुमार को घेरे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता था नरेंद्र मोदी यू टर्न के उस्ताद हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने तो यू टर्न के उस्ताद को भी पिछाड़ दिया है। वो तो यू टर्न के उस्ताद है, मैं क्या कहूँ। मैं सोचता था नरेंद्र मोदी जी यू टर्न के उस्ताद हैं। मनरेगा पर उन्होंने यू टर्न लिया, GST पर उन्होंने यू टर्न लिया, काले कानून, कृषि कानून पर उन्होंने यू टर्न लिया, पर ये तो यू टर्न के उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी निशाने पर है। बीजेपी नेताओं के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो कांग्रेस पर उन्होंने जुबानी हमला बोला और ये भी कह दिया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव होने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहले कांग्रेस पार्टी EVM पर सवाल खड़े करती थी और अब लोकतंत्र पर ही सवाल उठाने लगी। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। बात यह है कि पहले EVM पर ठीकरा फोड़ते थे, अब ये लोकतंत्र पर फोड़ने लगे हैं। अब ये जनता के वोट को भी एक गाली के रूप में देखते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी ये कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पिछले 4 वर्षों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया। तो ये कैसे आया? काम की वजह से आया। और जनता ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी को जिताए। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए यह तक कह दिया कि कांग्रेस की बात ना करो तो ही अच्छा है। 3C की जननी 4C कांग्रेस पार्टी उन्होंने बताया और ये भी कहा कि अब कांग्रेस लगभग खत्म ही हो गई है। कांग्रेस की बात न करो तो अच्छा है। इतने साल हो गए, कांग्रेस कब तक करते रहेंगे? हमने कहा 3C, इसकी जननी 4C, 3C को खत्म करेंगे, जननी 4C कांग्रेस को खत्म करना, वो खत्म हो ही गई है। और उसके लिए अब आगे कुल मिला करके वो जगह जगह उल्टे सीधे जो बयान दे करके और जनता को भ्रमित करने की जो बात करते हैं वो एकदम बेकार है। जनता सब समझ चुकी है और कांग्रेस का तो हाल ये है कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार चल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातों में कांग्रेस पार्टी पर खूब तंज भी कसे। ये भी याद रखिए कि जो INDIA गठबंधन है उसका सूत्रधार कांग्रेस पार्टी अपने आप को समझती थी, लेकिन बड़ा झटका पिछले दिनों लगा। अब विपक्ष में बैठे नेता और सांसद भी लगातार बीजेपी को कोसते नजर आ रहे हैं। अब सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें तो बीजेपी पर उन्होंने भी निशाना साधा है और ये तक कह दिया कि विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। चुनाव आयोग, ED, IT, CBI सब स्वतंत्र एजेंसियों ने जिस तरह से अपने घुटने टेक दिए हैं और बीजेपी के दरबार में दरबारी बनकर रह गए हैं, ये देश के लिए बहुत दुखद है। कोई सरप्राइज नहीं है कि ये लोग किसी भी हद पे गिर सकते हैं विपक्ष के लोगों को घेरने में। इलेक्शन कमीशन हो, ED हो, IT हो, CBI हो, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने जिस तरीके से अपने घुटने टेक दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दरबार में दरबारी बनकर रह गए हैं, उन्हीं के काम कर रहे हैं, उन्हीं का एजेंडा चला रहे हैं, उन्हीं के इलेक्शन के कैंपेन का एक हिस्सा बन गए हैं। ये देश के लिए दुखद बात है। जो भी आप देख लीजिए, जहां जहां खुद उनके जो MP जिन्होंने पाला बदला है।
हरियाणा का बजट सत्र भी आने वाला है। तारीख का ऐलान हो गया है। हालांकि बीएससी की मीटिंग में अंतिम फैसला होगा, लेकिन हरियाणा के बजट को लेकर भी तरह तरह के सवाल ये हैं कि कैसा बजट होगा और लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की जनता को क्या मिलने वाला है। इसी बजट सत्र को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपना बयान दिया और ये भी कहा कि इस बार हरियाणा सरकार का बजट गरीब हित में होने वाला है। हरियाणा में 23 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा इस बार का बजट गरीब के हित में होगा और बहुत लोक लुभावन भी हो सकता है। भी नया जो हमारा इस वर्ष का वार्षिक बजट है, उस बजट को भी बजट सेशन 20 तारीख से शुरू होगा, ऐसा मंत्रिमंडल की ओर से हमने रिकमेंड करके भेजा है। गवर्नर साहब के पास जाएगा, उसके बाद स्पीकर साहब की तिथियां तय करेंगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे शेड्यूल बनाएगी और इस बार का बजट जो हमारा गरीब के हित में, इससे हम प्रोएक्टिव होकर के लोगों को अपनी सेवाएं योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, तो उसके ऊपर काम होगा। अब हरियाणा के बजट सत्र को लेकर और बजट को लेकर हरियाणा के मंत्री भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब सभी यही जानना चाहते हैं कि बजट में किसके लिए ज्यादा वायदे होंगे। इसी पर बातचीत करते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह कहा है कि बजट जनहितैषी होने वाला है, कल्याणकारी होगा, जिसमें मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग, व्यापारी, हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और सरकार ने इससे पहले भी इस तरह का बजट पेश किया है। आखिरी बजट इस सरकार का लोगों के हित में होगा, आम व्यक्ति के, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का और गरीब अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो सरकार से उम्मीद और अपेक्षा रखता है, उसके हित का होगा। और पहले भी इस तरह का बजट पूरे देश में और प्रदेश में हरियाणा की सरकार हमेशा आम व्यक्ति के प्रति बजट लेकर आई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री होने के नाते। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। अपने कपड़ों को लेकर वो पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं और खबरों में भी रहते हैं। अब विधानसभा का सेशन है, बजट सत्र है, तो ऐसे में नीरज शर्मा ने जिद की है कि वो कपड़े पहनकर ही सदन के भीतर जाएंगे, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने उन पर लगभग रोक लगा दी है अगर वो कपड़े उस तरह के पहन के आते हैं। अब कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के इन्हीं कपड़ों को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया और ये कह दिया कि इस तरह के कपड़े विधानसभा में नहीं पहने जाते। मुझे उम्मीद है कि नीरज शर्मा ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आएंगे। विधानसभा में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। विधानसभा हो या पार्लियामेंट में हो तो वो शिष्टाचार रखना। और मेरे को वो है कि नीरज शर्मा जी विधानसभा में ये कपड़े पहन के नहीं जाएंगे। हाँ, आप वहाँ क्योंकि गवर्नर का फंक्शन है, अंदर जाने के लिए रोक सकते हो, लेकिन रास्ते में कैसे किस बात पर चेंज करोगे आप? विधानसभा में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। विधायक नीरज शर्मा पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी कड़ा बयान दिया। नीरज शर्मा का फोन आया था उनके पास और पत्र भी आया था, इस बात का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि विधानसभा की नियमावली का हवाला हम देते हैं और उनको मना कर दिया कि वो सदन में ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते। उनका एक पत्र मेरे पास आया है, उनका फोन भी आया था, आज ही फोन आया था। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको नियम और जो हमारे विधानसभा के नियम हैं उनका हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी प्ले कार्ड या कोई भी किसी प्रकार का प्रदर्शन वो विधानसभा के अंदर नहीं हो सकता, डिस्प्ले कोई चीज नहीं हो सकती। ये हमारे नियमों के अंदर प्रावधान है, लेकिन अगर वो इसके ऊपर जिद करेंगे तो हम उनको इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार हरियाणा सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुद्दों की लिस्ट भी बनाई है, एक एक करके सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। हरियाणा की मौजूदा गठबंधन सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने जमकर घेरा है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह तक कह दिया कि बीजेपी ने हरियाणा को अपराध की राजधानी बना दिया है। ये जो बीजेपी सरकार जो हरियाणा में, इन्होंने हरियाणा को अपराध की राजधानी बना दिया। चाहे आप बुहाना का मामला देख लो, फरीदाबाद का देख लो। कल एक रात को टेलीफोन आया मेरे पास रोहतक से, उससे 1 करोड़ की फरोख्ती मांगी है। हर कहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कानून व्यवस्था नाम की चीज ही कोई नहीं है, सरकार है ही कोई। भूपेंद्र हुड्डा वैसे तो
कई मुद्दों पर पहले भी हरियाणा सरकार को घेर चुके हैं, लेकिन कानून व्यवस्था का मुद्दा सीधे सीधे हरियाणा के गृह मंत्री को लेकर भी सवाल उन पर उठाता है, इसलिए जवाब भी आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से बयान दिया कानून व्यवस्था को लेकर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कह दिया कि जब से हुड्डा साहब को ईडी ने बुलाया है और शुरू कर दिया है पूछताछ, तब से ही उनके बहुत ज्यादा घबराहट वाले बयान सामने आ रहे हैं और वो बेतुके और बिना तथ्यों के भी बयान देते जा रहे हैं। विज ने यह तक कह दिया कि आज प्रदेश में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ऐसा है, हुड्डा साहब को जब से ईडी ने बुलाना शुरू किया है तो इनमें बहुत ज्यादा घबराहट आ गई है। बहुत ज्यादा बेतुके बयान और बिना तथ्यों के ये बयान जारी करते हैं। आज प्रदेश में हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगर कहीं छोटी मोटी घटना होती है तो मेरी पुलिस पकड़कर उनके। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर फिर से जुबानी वार किया और ये तक कह दिया कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों से नाम कटवाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर 40,000 के करीब टीचर्स के पद भी खाली पड़े हैं। कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार हरियाणा के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब खुद हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 7 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो लगातार सरकारी स्कूलों से अपना नाम कटवा रहे हैं और साल दर साल सरकारी स्कूलों से नाम कटवाने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 21-22 के साल में अगर आप देखें तो 19,000 ऐसे छात्र थे जिन्होंने 7 से 14 साल के बीच में स्कूल से बाहर हो गए, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद 22-23 में अगर आप देखें, राहुल गांधी आजकल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं और लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की ओर से गठबंधन छोड़ने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह कहा था कि उन्हें नीतीश की जरूरत नहीं है। इसी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए यह तक कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, जब तक नीतीश की जरूरत थी तब नीतीश करते थे। राहुल गांधी हमेशा उनकी बात करते थे। जब वो एनडीए में वापस आ गए तो तब कह रहे हैं कि हमें उनकी जरूरत नहीं है। अंगूर करते हैं कल तक तो नीतीश कर रहे थे राहुल गांधी जी, और अब क्योंकि नीतीश जी एनडीए में वापस आ गए तो अब कह रहे हमें जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी कभी भी एक विचार पर नहीं टिकते हैं। उनको ये उत्तराखंड में आने वाले वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इसका वायदा किया था और बहुत जल्द यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। इसके बड़े संकेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद दे चुके हैं। उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी तक कमेटी अपना ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंप देगी। कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। औपचारिकताएं लगभग पूरी कर दी जाएगी। यूसीसी को लेकर राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद स्पेशल सेशन भी बुलाया जा रहा है। ने हमको अवगत कराया है कि 2 तारीख को हमको वो अपना कंप्लीट ड्राफ्ट हमको दे देंगे और देने के बाद हम उसकी जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं, औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करेंगे। उसमें मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी, अन्य जो विधिक परीक्षण हैं वो भी होंगे। उसके बाद 5 फरवरी से हमारा विधानसभा का सत्र आहूत है और इसी सत्र में यूसीसी को हम विधानसभा सत्र में रखेंगे, क्योंकि ये विशेष सत्र हमने अब यूसीसी को लेकर बीजेपी भी खासा उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है और ये भी कहा है कि देवभूमि वासियों से किया गया एक और वायदा अब पूरे करने का समय आ गया है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता बीजेपी की वैचारिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है। निश्चित रूप से हमारा जो जनता के बीच में किया गया हमारा जो संकल्प था, हमारे संकल्प पत्र में उस बात को तय था कि जब भी हम लोग सत्ता में आएंगे तो समान नागरिक संहिता हम लागू करेंगे
तो मुझे बताते खुशी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस पर रात दिन मेहनत करने के पश्चात और उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया। 2 तारीख को ड्राफ्ट मिलने वाला है और बहुत जल्दी विधानसभा में जाएगा, एक कानून के रूप में स्थापित होगा। इस विश्वास के साथ कि देवभूमि से नजीर स्थापित होगी और पूरे देश के अंदर लागू। महिला सदन का हम फैसला लेंगे। निश्चित रूप से हमारा जो जनता के बीच में किया गया हमारा जो संकल्प था, हमारे संकल्प 2024 चुनाव को लेकर मुद्दे अब नेताओं की जुबान पर धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन बेतुकी बयानबाजी कौन कर रहा है इसका फैसला आपको ही करना है। मुद्दों पर बात हो तो अच्छा भी लगता है और बेतुकी बात हो तो बेतुकी ही होती है। इसलिए समझिए, जानिए, परखिए नेताओं को, उसके बाद वोट डालने का इंतजार कीजिए। नमस्कार।